तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में। पहला है यूटिलिटी ऑफ मॉक टेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा है कि हम कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस करें, और थर्ड है कि हम कैसे पीवाईक्यूज़ के बेसिस पर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है कि मॉक टेस्ट जो हम देते हैं प्रीलिम्स के लिए या किसी भी कोचिंग से का जो हम पेपर देते हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है। अगर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद या उससे पहले अगर हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको किसी भी चीज़ की यूटिलिटी तभी पता होगी जब आपको ये पता होगा कि आप उसे कर क्यों रहे हैं या फिर करने का चाह रहे हैं, आपका एम क्या है। तो देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पीवाईक्यू एनालिसिस हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मॉक टेस्ट को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें। देखिए, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, 2016 से लेकर 2020 तक मैंने जितने भी अटैम्प्ट दिए हैं और जो भी मेरी तैयारी हुई है, उसमें मैंने इन्यूमरेबल, मैं बोलूँगा इन्यूमरेबल मैंने मॉक्स दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मॉक पेपर लगाने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों लगा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि आपको मॉक टेस्ट देने से पहले या कोई भी टेस्ट देने से पहले आपके पास एक पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में बात करी थी। तो जब आपकी वो डेवलप हो जाती है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देते हैं। और मॉक टेस्ट का मतलब यही है कि वो आपको सिम्युलेट करते हैं एक्चुअल एग्ज़ाम कंडीशंस के लिए। उसमें जो एक्चुअल एग्ज़ाम में होने वाला है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है थ्रू मॉक टेस्ट। और दूसरा काम ये होता है कि जो भी मॉक टेस्ट में आप गलती कर रहे हैं, उनके लिए आप एक कॉपी बनाएं और उसमें आप अपनी उन गलतियों को लिखें। जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, वट एवर मिस्टेक्स यू आर डूइंग, ईदर इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक और इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ let's say you read the question very wrongly or you interpreted the question in a wrong sense। कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई ऐसा डाटा है जो आपको नहीं पता था, कोई नई इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपको लिखनी होती है उस नोटबुक में। दूसरी बात आती है कि हम पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं, इसके 2 रीज़न हैं। एक तो हमें पता चलता है डायरेक्टली कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। जब हमें यूपीएससी की डिमांड पता चलेगी थ्रू पीवाईक्यूज़, तो हमें एक्चुअल पता होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरा, जो पीवाईक्यूज़ हमें दूसरी चीज़ देते हैं, वो ये देते हैं कि हमें वो एरियाज़ के बारे में बताते हैं कि हमें किन एरियाज़ को पढ़ना है और किन एरियाज़ को हमें नेगलेक्ट करना है अपनी प्रिपरेशन में। तो अगर मैं बात कहूँ मॉक टेस्ट देने चाहिए कि नहीं, देने चाहिए, पर उससे फिक्सेशन नहीं होना चाहिए कि हम मतलब मॉक नहीं देंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपने अच्छा खासा पीवाईक्यू एनालिसिस किया है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपको यूपीएससी के एक्चुअल पेपर में क्वेश्चंस को टैकल करने में दिक्कत नहीं होगी। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट सिर्फ आपका एक टेस्ट बेड है जिसमें आपको जो भी आपने सीखा है, चाहे वो आपने पीवाईक्यू से सीखा हो, चाहे वो आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है, कैसे भी आपने सीखा हो, उसको आपको अप्लाई करना है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट का सिर्फ यही काम होता है, और जो मैंने बताया कि अपनी लर्निंग्स को देखना कि हमने क्या गलतियां करी और क्या सीखा। तो मेरी तरफ से यही है कि आप मॉक टेस्ट दें और एक नंबर आप सोच लें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपका प्रीलिम्स अब तक नहीं हुआ है, या फिर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या सेकेंड अटैम्प्ट है आपका, तो आप ऑब्वियसली आप थोड़े ज़्यादा मॉक्स दीजिए। मैं तो कहूँगा 30 से कम मत देना। और अगर आप एडवांस लेवल पे हो, आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली और आपके अटैम्प्ट्स खूब सारे हो गए हैं, तो आप कम मॉक्स में भी काम चला सकते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर ये होना चाहिए कि आप पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करें। जब आप पीवाईक्यू कर लेंगे, पीवाईक्यू करने के बाद आपको एरियाज पता चल जाएंगे। एरियाज पता चलने के बाद क्या होगा कि आप उसको जाके आप सोर्स से रेफ़र कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। सोर्स से पढ़ने के बाद आप जाएंगे कि आप पीवाईक्यूज़ को मॉक टेस्ट को देंगे, जो कि खासकर सेक्शनल होते हैं। जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो आप हिस्ट्री का मॉक सेक्शनल देते हैं। और फिर जब आप एक स्ट्रेटेजी, जो भी आप गलतियां कर रहे हो उनको आप लिखते हो, तो आप अपनी लर्निंग्स के बारे में जानते हो इनसे। और उसके बाद आप फिर से वापस आके देखते हो कि आप जब आपकी नई लर्निंग्स होंगी और आप फिर से एक बार, मैं कहूँगा कि फिर से एक बार पीवाईक्यूज़ पे आइए, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं वापस। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है हाउ टू डू पीवाईक्यू एनालिसिस। तो मैंने इस वीडियो में कुछ जो साइंस एंड टेक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो 2017 से लेकर 2022 तक आए हैं पेपरों में, मैंने उनको लिया है
और इसमें मैं आपको सीधे बताता हूँ कि इसमें मैंने किस तरीके से वो लिया है। ये कोई फ़िक्स चीज़ नहीं है कि इसमें सब कुछ मैंने बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बताया है कि इसमें हमें कैसे करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि देखिए, जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया था ई-लीज़ा के ऊपर, ठीक है। ई-लीज़ा के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो इसको आप ध्यान में रखिए थोड़ी देर के लिए। ई-लीज़ा के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल जो रिप्लेसमेंट वो होती है थेरेपी, उससे रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर भी यही है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री फ्रॉम डिजीज़, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या कहते हैं, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्टैंडर्ड मॉडल, स्ट्रिंग थ्योरी, या जो भी कोई आया ये, और जीनोम सीक्वेंसिंग, ये कुछ ऐसे टर्म्स क्वेश्चंस थे जो 2017 में आए। अगर अब हम बात करें 2018 की, तो अब आप देखेंगे ना, आप देखेंगे कि देखिए कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में इसमें पूछ रहा है, ठीक है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जैसे कि लाइट अफेक्टिंग ग्रेविटी, मैटर रैप्स अराउंड सराउंडिंग स्पेस एंड टाइम, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो अगर मैं देख रहा हूँ वो, जैसे कि आप ये देखिए कि जैसे ये 2018 का पेपर है ना, तो 2018 के पेपर में वो ब्लॉकचेन के बारे में पूछता है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछ रहा है, CRISPR-Cas9 के ऊपर पूछ रहा है, ठीक है। और आप ये भी देखिए एक बार कि यहाँ पर भी उसने वानाक्राय, पेत्या और इटर्नल ब्लू के बारे में पूछा है, जो कि ऑब्वियसली है उस टाइम में ये करंट अफेयर में थे और ये साइबर अटैक्स हुए थे। लेकिन इस ऑप्शन को अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को मेंशन कर रहा है, तो देखिए 2018 में ही उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी पूछा है 2 क्वेश्चनों में, और ये इसके ऊपर भी पूछा है अपने Cas9 प्रोटीन के बारे में। अगर अब हम 2018 से हम 2019 में जाते हैं, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन Cas9 प्रोटीन के ऊपर, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं था, ठीक है। 2017 में मैंने आपको बताया सिंगुलैरिटी और वो सब के बारे में, तो ये 2017 से उठा के सीधे यहाँ देखिए। ज़रूरी नहीं है ये देखिए, ये ब्लैक होल मिलियंस ऑफ ईयर ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। आपको क्या लग रहा है ये कनेक्टेड नहीं है? 27 में मैंने अभी आपको बताया था कि ई-लीज़ा वाला क्वेश्चन आया था। ई-लीज़ा क्या था? उसी से तो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई थी। तो 2017 में और फिर सिंगुलैरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो अब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ई-लीज़ा को ढंग से पढ़ा होता तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते? आप देखिए क्वेश्चन ही पढ़िए, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए लाइट ईयर आया ना 2022 में क्वेश्चन, या 2022 अभी देख लेंगे 2022 में था कि 2021 में था, कि जो लाइट ईयर जो हम में ही क्यों उसको मेज़र करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को, तो उठ के क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये सिंगुलैरिटी के ऊपर भी था 17 में, ये भी 2017 से उठ के क्वेश्चन आया। लेकिन तो इसका मतलब क्या था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? इसका यही तो था कि 2 ब्लैक होल्स मिलके मर्ज होते हैं तो उससे बहुत ह्यूज ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं, जिसको हमने ई-लीज़ा से पकड़ा था, या फिर उसको हमने डिटेक्ट किया था, अगर हम ये बोलें। तो अगर आपने 2017 में उसी को ढंग से पढ़ा होता तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी था। और अगर आपने 2018 में CRISPR-Cas9 प्रोटीन के बारे में पढ़ा होता तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत आसान था, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर ऐसे अगर हम और क्वेश्चंस को देखें तो ये उस समय का करंट था, और ये भी MDR जो है वो तो चल ही रहा है कि हमने इसमें रेड लाइन कैंपेन के बारे में पढ़ा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो बग्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन ये भी ऐसा नहीं कि ये टफ़ होते हैं या फिर ये आपसे हो नहीं सकते। पर अभी मेरा काम है कि मैं आपको ये बताऊं कि PYQ से हम कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब चलो थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों को यहीं छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वर्चुअल रियलिटी, उस समय अगर आपको याद हो 2019-2018 उस समय में कई सारे इसके ऊपर बात चल रही थी कि वर्चुअल रियलिटी में हमें कई सारे डिवाइस ऐसे डेवलप हुए थे उस टाइम पे। तो ये उस चीज़ के ऊपर उससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम 2020 के बारे में। न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ये भी रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ से। तो अगर हमने 2017 में उसको ढंग से पढ़ा होता तो हम उसको 2020 में आराम से कर पाते हैं। अब देखिए मैं अब आपको बाकी चीज़ बातें बताऊँगा। 2017 से फिर वही चीज़ उठ के आ गई। देखिए
इसमें सिर्फ ये बताया है इस क्वेश्चन में कि कैसे ई लीज़ा का जो जो वो था एल शेप में जो इसको हम यूज़ करते हैं, और वो पूरा अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दे के पढ़ा होता तो आप आराम से उसे कर सकते थे। तो फिर से वही इवॉल्व लीज़ा के ऊपर पूछा क्वेश्चन, ये भी बहुत क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे अब देखिए ब्लॉकचेन आ गया 2018 में। आपको मैं बताया कि अभी इतने सारे 2 क्वेश्चन आए थे ब्लॉकचेन के ऊपर, तो अब उसमें वो एप्लीकेशन पूछ रहा है ब्लॉकचेन की, तो फिर से ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी, अगर आपने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा है तो आप इस ऑप्शन को पढ़िए। उसमें क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। तो ओनली हमने ऐसा पढ़ा है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, नॉर्मल भी हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा, जो फिनटेक सेक्टर है, उसमें जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर कुछ भी जो बॉन्ड्स होते हैं, उनको जो एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है अगर हम उनको उसके अंदर डाल दें तो ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट कर दें। तो ओनली तो गलत हो सकता है, गलत ही होगा ना, तो 2 कट जाएगा दोनों में। अब आपको पता है कि 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, 1 ओनली और 1 और 3, तो आपको सिर्फ 3 पढ़ना है कि एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज़ परमिशन। तो ये एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है कि बात सिर्फ ये ब्लॉकचेन तो एक टेक्नोलॉजी है ना, और उसका एक एप्लीकेशन क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी को थोड़ा ना रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है इसको हमें यूज़ करने के लिए या इसको रेगुलेट करने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये हो जाता है। तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि PYQ का इम्पोर्टेंस है हमारे इसमें। अब इस क्वेश्चन को देखें विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में। तो अब इसमें 4 ऑप्शन है, और ध्यान रखिए जब भी जितने ज़्यादा ऑप्शन UPSC देती है ना, वो क्वेश्चन उतना ही ईजी हो जाता है। अब आपको इसके बारे में नहीं पता या इसके बारे में नहीं पता, चाहे किसी के बारे में नहीं पता। जब मैंने भी ये पेपर दिया था तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैंने सुना था इसके बारे में पर ज़्यादा आइडिया नहीं था मुझे। पर मैंने क्या देखा कि मुझे इतना ज़रूर पता था कि ये जैसे हमारा जो ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है, ये हमारा वाईफाई का सब्स्टिट्यूट हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं कि एज अ वाईफाई का हम सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लें इसको। तो वाईफाई तो हम लोकली यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिखा था इट इज़ नोन फॉर लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। तो मुझे ऐसा लगा उस समय कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज के लिए होगा। तो मैंने उस समय पर रिस्क लेते हुए सेकंड को गलत कर दिया। तो सेकंड को गलत करते ही मेरे ये 3 ऑप्शन चले गए, अपना भी एक बच गया, तो मेरा ये आंसर इससे आ गया। ठीक है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, ड्रोन्स का यूज़ पूछ रहा है। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ध्यान रखना है 2020 में कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, यानी कि ये नैनो पार्टिकल्स या नैनो टेक से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करें, अब थोड़ा रिसेंट की तरफ आते हैं। 2022 का है, जरा मैं 2021 पे आता हूँ। तो 2021 को अगर आप देखें तो फिर से देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज़ 2018 मैंने आपको दिखाया, 2017 में आया, 2020 में आया, और अब 2021 में आया। तो आप देख रहे हैं वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है, बस उसके डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है UPSC के द्वारा। तो आपको सिर्फ पढ़ना यही है ना कि अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रियल उसके बारे में, तो आपको पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है वो मदर से आता है। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप इसको कर सकते हो कि ये सही है। और दूसरा क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर जैसे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ मेजरली वो ये है कि जैसे PET जो होता है हमारा, PET जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं उसके ऊपर ये ऑप्शन था। ठीक है, अब एनालिसिस का मतलब यही तो होता है कि आपने आंसर देख लिया हुआ, काम ख़त्म नहीं हुआ। आपको ये देखना है कि ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, PVC है, या फिर लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है, पर इनके बारे में भी पढ़ना। अब देखो, अगर आपने 2021 में इस क्वेश्चन को देख के थोड़ी भी रिसर्च करी होती PET के बारे में, तो आपको कितना फ़ायदा मिलता इस पेपर में जो अगले साल हुआ 2022 में। आप देखिए, विद रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन, ये PET के ऊपर ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इस चीज़ से ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस की थीम कैसे रिपीट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, ये PET के ऊपर क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे कि ये रैंडमली पूछ ले, नहीं पूछा रैंडमली। 2021 में मैंने आपको दिखाया है, एक ऑप्शन में ये था, भले ही वो गलत ऑप्शन था, लेकिन एक ऑप्शन में था ना, तो हमें पता होना चाहिए था इसके बारे में। और पता होता तो आप इसको भी कर सकते हैं। और चलिए, एक बार को नहीं भी पता है तो आप ये देख सकते हो, चलो मैं उस बात को अभी नहीं बोल सकता कि आप इसका आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अभी बात चल रही है कि सिर्फ PYQ उसका एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, नैनो ट्यूब्स के ऊपर क्वेश्चन था 2020 में,
और 2020 अब इसमें देखो आप, ये देखो नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, तो थीम है ना, थीम तो नैनो के ऊपर ही चल रही है ना, तो आपको नैनो के बारे में पता होना चाहिए था। अगर आप वहाँ पर कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में पढ़ते 2020 में तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, इतना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता आपके लिए। ठीक है, अब ये बी सेल और टी सेल के बारे में इसमें पूछ रहा है, ये भी इजी था। सोलर फ्लेयर्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखिए 2022 में क्यूबिट्स के ऊपर क्वेश्चन आया, और क्यूबिट्स हम जानते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 2022 में क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, लेकिन यूपीएससी इसको फिर से ये दे रही है। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी का ध्यान अभी भी यहाँ है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप 2023 में इसके ऊपर फिर से एक क्वेश्चन देखें। ठीक है, फिर देखिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये सीटी जो है अपना, ये एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, और इसमें से कौन सी शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के ऊपर है। तो अगर आपने उस समय वीएलसी के ऊपर थोड़ा भी पढ़ा होता, मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि हमें क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी हमको ये बताती है, वो हमको एक कदम एक्स्ट्रा लेके जाती है दूसरों से। तो अगर आप वीएलसी के बारे में, इसमें वीएलसीटी के बारे में पढ़ते तो आप पढ़ते कि कौन सी शॉर्ट जो क्या कहते हैं शॉर्ट रेंज होती हैं और कौन सी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। अगर आप वो पढ़ते तो ये क्वेश्चन तो चलो आसान था ये वाला करना, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से कर लेते। आप वैसे भी कर सकते हैं, पर अगर पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू करना है तो आप कैसे कर सकते थे, वो आपको यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ वही लाइट ईयर्स की बात, कि उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लाइट ईयर्स में कैसे करते हैं। ठीक है, अब और तो इसमें रिपीट क्वेश्चंस नहीं है, और मैं आपको एग्जांपल लूँ अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, 1 सेकेंड, अगर हम आर्ट एंड कल्चर को देखें तो देखिए फिर वही बात कि ये 2022 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है ये। 2020 में हमें इनको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकली, लेकिन बात ये है कि इसमें प्रतिहारस के बारे में पूछा, पल्लव के बारे में पूछा, चोला के बारे में पूछा, पालस के बारे में पूछा है। ठीक है, ऐसे ही ये है डीफिकेशन ऑफ बुद्धा, महायान बुद्धिज़्म, ये 2020 का क्वेश्चन है। इससे पहले भी ये कितनी बार, ये देखिए 2019 में भी आया डीफिकेशन ऑफ बुद्धा, बोधिसत्व, महायान बुद्धिज़्म। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन, बार बार अशोका से रिलेटेड हर चीज़ आपको अशोक के बारे में पढ़नी है, ये बार बार पूछ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे कल्याण मंडप के क्वेश्चन आया था जो विजयनगर के में थे शायद मेरे ख्याल से, पर इसमें देखिए आप 2 ऑप्शन क्या है, चंडेलास एंड राष्ट्रकूटास, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वही बोधिसत्व पेंटिंग पद्मपाणि किससे रिलेटेड है, कहाँ पे अजंता में मिलती है, फिर से वो पद्मपाणि, लेकिन इसका आंसर मैत्रेय बुद्धा हो जाएगा। लेकिन हमें जो मेन बात है वो ये समझनी है कि जैसे यहाँ पर इनके बारे में पूछा, ये मेंशन करा, इसका आंसर भले ही कुछ भी हो, जो भी आंसर है इसका, लेकिन आप ये देखिए ना कि बाकी 3 ऑप्शन में गया। अब देखिए अगर आपने यहाँ से लर्निंग ली होती, या आपने अगर यहाँ से भी लर्निंग ली होती, तो आप करंट का क्वेश्चन अगर देखें जो 2022 में आया, ये देखिए क्या था, ये किंग और डायनेस्टी के बारे में पूछ रखा है। जयशक्ति, नागभट्ट टू भोज। अब अगर आप थोड़ा भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ये थे भोज, मिहिर भोज जो थे, ये गुर्जर प्रतिहारा में थे, और ये जो थे इनका मैं नाम नन्नुका जो है, ये इनके चंडेलास के फाउंडर माने गए हैं। ठीक है, और जयशक्ति इनके क्या कहते हैं ग्रैंडसन थे शायद मेरे ख्याल से, तो ये गलत हो जाता है। और भोज और नागभट्ट और भोज ये दोनों गुर्जर प्रतिहारा से बिलोंग करते थे। मेरी बात कहने की ये है कि अगर आप इसको अलग से देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया है कि भाई अगर हमने पहले क्या पूछ रहा है, अगर उसमें उसने चंदेल मेंशन किया है, राष्ट्रकूट मेंशन किया, गुर्जर प्रतिहारा मेंशन किया, तो हमें उसके बारे में इन डिटेल थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए। यही तो काम होता है पीवाईक्यू से एनालिसिस करने का है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखो। मैं इसके बारे में और भी बता दूंगा, पर अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो अब थोड़ा बात ये करते हैं कि थोड़ा सा कि इससे हम क्वेश्चन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि क्या इससे हम क्वेश्चन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे 2021 में
बोलगार्ड 1-2 टेक्नोलॉजीज़ पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये जो हमारा बीटी कॉटन है उससे रिलेटेड है। लेकिन अगर आप कहीं भी उसको इसके बारे में आप इसको रिसर्च करोगे या पढ़ोगे तो आपको ये 2 वर्ड ज़रूर मिलेंगे, CRY-AB1 एंड CRY-AB2। ये भी जीन्स होते हैं या कुछ ऐसे ही होता है। अगर आपने इनको पढ़ा है और मान लीजिए 2023 में इन्हीं चीज़ क्वेश्चंस को दे दे वो, जैसे उसने Cas9 प्रोटीन के बारे में पूछा तो वो CRY-AB1 के बारे में भी पूछ सकता है। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तो जिसने इसको अच्छे से एनालाइज़ किया वो ऐसे कर सकता है क्वेश्चन को। यही तो है एनालिसिस का काम। और अगर मैं इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, अब देखिए ये आए या ना आए ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर यूपीएससी इस तरफ देख रही है तो वो इस तरफ भी देख सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो CRY-AB1 CRY-AB2 के बारे में ना पूछे आपसे फ्यूचर में, वो पूछेगी, 100% पूछेगी। और अगर मैं आपको देखूं, हाँ जैसे कि ये रहा कि जैसे ईलिज़ा के ऑप्शन में 2017 में उसने क्या दे रखा था हमको, न्यूट्रिनोज़ के बारे में। और न्यूट्रिनोज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो कि जो थेनी डिस्ट्रिक्ट है उसकी में एक ऑब्जर्वेटरी बन रही है। तो अब आप देखो सोलर फ्लेयर्स का इफेक्ट ऑन और कम्युनिकेशन सिस्टम, अभी क्वेश्चन आया, ये बड़ा वाला क्वेश्चन आया था इस बार कि उससे सुनामी आ जाती है या नहीं आती है। तो मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी अपने ऑप्शंस में से ही अपने क्वेश्चंस नहीं बना देती है। तो देखो हमारे पास यहाँ सामने 2, इस पे क्वेश्चन आ गया, इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया न्यूट्रिनोज़ के ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल आ सकता है, ठीक है। ऐसा ही न्यूज़ में होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आज की ही न्यूज़ है, आज जो भी डेट है, मैं डेट भूल गया, 15 फ़रवरी को अगर आप देखेंगे तो ये एक न्यूज़ आई थी छोटी सी। तो इसमें देखिए, अगर आप ये देखें स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये 2020 में भी मैंने पढ़ा था, 2021 में भी मैंने पढ़ा था, और ये अभी तो नहीं चल रहा है न्यूज़ में, कई दिनों से मैंने देखा नहीं है, पर ये फिर से आया है। और ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आप पढ़ लेना, हो सकता है आप जानते भी हो, पर जैसे ये रिपीटेड थीम है तो इसके बारे में पूछ सकती है यूपीएससी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वो ऑल ओवर जियो हेरिटेज साइट्स के बारे में भी पूछ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी उससे भी, क्योंकि अब इसमें आप पढ़ लेना। ये आपको मैं सिर्फ फॉर्डर दे रहा हूँ आपके रिसर्च करने के लिए कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। इससे आप अपने जो न्यूज़पेपर में भी आप छांट सकते हो। और मैं अगला वीडियो इसी पे बनाऊंगा कि आप कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ें और कैसे उसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपको और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं जितना अपनी नॉलेज है उसके हिसाब से उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। सो टिल देन टेक केयर।